दोस्तों, हमने पिछले 4 वीडियो जो है पहले चैप्टर का वास्तविक संख्या का कर लिया है। ये हमारा 5वां वीडियो होगा इस चैप्टर का वास्तविक संख्या का, इसमें हम लोग एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इस वीडियो में सॉल्यूशन में जो है प्रश्नावली 1.2 जो है 1.2 यानी कि दूसरा अध्याय जो है एक्सरसाइज, उसका हम लोग करेंगे। पिछले अध्याय में हम लोगों ने मौसा निकालना सीख लिया था। अब जो मौसा निकालना सीख लिया है और कुछ प्रश्नों को हल करना हमने सीखा था, एग्जाम्पल हमने कवर कर लिए थे। आज की वीडियो में जो है हम लोग उससे आगे क्या कर रहे हैं, इसको पूरा कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो यह जो वीडियो है ये पूरा चलेगा। थोड़ी हमारे लेट हो गई, 1 दिन की लेट हो गई है वीडियो को अपलोड होने में, तो कुछ पर्सनल रीज़न थे। वीडियो कंटिन्यू रहेगा, एग्ज़ाम को देखते हुए जो है पूरा कंटिन्यू जो है वीडियो चलता रहेगा, आता रहेगा आपके चैनल पर। और भी सब्जेक्ट्स आएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तब तक के लिए हम लोग जो है मैथ को कंप्लीट कर लेते हैं। मैथ कुछ पोर्शन यदि हमारे पास पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो और सब्जेक्ट्स पढ़ने में हमको आसानी होगी, ठीक है। चलिए, एक्सरसाइज 1.2 जो है उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं आज। तो इसमें हमारा जो पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसमें कुछ संख्या दिया हुआ है, उस संख्या को कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में क्या करना है, उसको व्यक्त करना है। जैसे 140 है, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। 140 को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो इसको क्या करेंगे, सिंपल है। 140 में हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 70। फिर 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 35। अब 2 से लगेगा, नहीं लगेगा। तो अब कितना से देंगे हम लोग, 5 से लग जाएगा। तो 5 7 35। अब 7 किसी से कटेगा, 7 से कटेगा, तो इसको नहीं काटते हैं, यहीं तक छोड़ देते हैं। तो 140 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, ठीक है। ये अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हम लोग ले दिए, गुणनखंड हो गया। और इसी का जो गुणनफल करेंगे तो 140 ही आएगा, तो जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसको हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है। हल्का क्वेश्चन है, ये सब बच्चों का क्वेश्चन है जो किया हुआ है। सिर्फ एक बार क्या करना है, रिमाइंड करना है। 150 नहीं 156, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। 156 का देखिए, इतना करने का जरूरत नहीं है। यदि आप मौखिक रूप से नहीं कर पाते हैं तो ये कर लीजिए रफ में और फिर उसको लिख लीजिए, ठीक है। जिनका मैथ इतना कमजोर है कि ये इसका जो भाग देने की प्रक्रिया है वो मौखिक रूप से नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, कर सकते हैं, ठीक ना। तो 156 है, 156 में यदि हम लोग 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 7 दूना 14 और 8 दूना 16, ठीक है। 78 आएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो अब कितना आ जाएगा, 3 दूना 6 और 9 दूना 18। अब कितना बार में लगेगा, 13 या 39, 3 से लग जाएगा तो 13 बार में लग जाएगा। तो इसको यदि लिखेंगे तो 2 गुना 2 और गुना 3 और गुना 13। इसको एक रूप में और लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 गुना 3 और गुना 13। यहाँ भी लिख सकते हैं हम लोग 2 का पावर 2 गुना 5 गुना 7, ठीक है। तो गौर से देखेंगे, यहाँ पर जो है सिर्फ अभाज्य गुणनखंड ही था, उसको हमने सिर्फ गुणनखंड किया है, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं किया। अगला है 38 25, ठीक है। 38 25, तो इसमें भी हम लोग भाग दे करके चेक कर सकते हैं कितना आने वाला है, ठीक है। चलिए भाग दें, मेरा डस्टर कहाँ चला गया। इसको हम लोग भाग देते हैं, यहाँ थोड़ा स्पेस मेरे पास नहीं है, इसको हटा करके स्पेस ले लेते हैं। 38 25, 5 है लास्ट में, तो सीधा पहले हम लोग 5 से ही दे देते हैं ताकि हमें जोड़ घटाव करने की या खोजने की जरूरत न पड़े। 2 से तो नहीं लगना था। तो ये हो जाएगा 7 पंच 35, 3 हो गया कितना 22, 7 पाँचों का
20, 2 हो गया 25, 5 25। ठीक है, फिर से लग जाएगा 5 बार में, तो 5 एकन 5, ये हो जाएगा 2 24, 5 चौका 20, 4 45, 5 9 45, 149 हो गया। किससे लगेगा ये 149? देखे तो किससे लगता है क्या किसी से लगने वाला? 4 1 5 और 9 14, 3 से नहीं लगेगा, 2 से लगना ही नहीं है। ठीक है, 7 से, 7 दूना 14, 9 नहीं लगने वाला है, 9 से 9, और इसके बाद होता है 5 59, तो ये भी 9 से भी नहीं लगना है, तो 149 ही रह जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 149। ठीक है, और किसी से लग रहा है क्या 149? 9 से नहीं लगा, 11 से नहीं लग रहा है, 13 से यदि 149 में भाग देंगे तो एक बार में लगेगा कितना? 13 1 19, नहीं लगने वाला है। 14 से नहीं लगेगा, 15 नहीं लगेगा, 16 नहीं लगेगा, 17 से दे करके देख लेते हैं, तो 17 से भी नहीं कटने वाला है। 17 में 149 नहीं है, तो आगे होगा भी नहीं अब। ठीक है, तो चलिए चौथा प्रश्न पे देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 5005 है, 5005 है, इसमें भाग देना है। तो 5005 को तो सबसे पहले आप क्या इसमें दे दीजिए, 5 से दे दीजिए, तो 5 का 5, ये 001 हो गया, 1001 हो गया। 1001 को किससे भाग दे सकते हैं? 1 और 1 2, 3 से नहीं दे सकते हैं, किसी से कटने वाला है? नहीं कटने वाला है। ठीक है, ये 5 गुना 1001 हो गया। इस पहले प्रश्न का ये अंतिम है 74 29। 74 29, 74 29 में यदि हम लोग भाग दें, कितना है? 74 29 है। किससे भाग दे सकते हैं हम लोग? 7 4 11, 2 13, 13 और 9 कितना होता है? 22। लगने वाला है किसी से? नहीं लगने वाला है। 7 2 9, 9 4 13, 11 से भी ये कटने वाला नहीं है। 7 से एक ना एक किसी से तो कटेगा, इसको चेक करना पड़ेगा। 5 से नहीं कटने वाला है, 4 से 29 नहीं कटने वाला है, 4 से नहीं कटेगा तो 8 से भी नहीं कटेगा, 5 6 से नहीं कटने वाला है, क्योंकि 2 3 से नहीं कट रहा है, तो 6 से भी नहीं कटेगा। 7 से कटेगा तो एक बार में 7 कट जाएगा, फिर आएगा 42, 7 से 42, फिर आएगा 29, यानी कि 9, ये भी नहीं कटने वाला है। 7 से 8 नहीं कटने वाला है, 9 से 9 72, 2 हो गया 22, 9 दूना 18, 4 49, 49 9 से नहीं कट रहा है। ठीक है, तो ये भी नहीं कटने वाला है। 10 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटने वाला है, ये 13 से कटने वाला है। चेक करते हैं हम लोग 13 से कटने वाला है कि नहीं है। 13 छके 78, तो 13 पंचे हो गया 65, ये 14 में से 5 गया 9, और यहाँ हो गया 2 92, 13 सत्ते 91, नहीं कटने वाला है। 19 आ जा रहा है। ठीक है, 13 से नहीं कटेगा तो वो कितना से कटने वाला है? 14 से नहीं कटेगा, 15 से नहीं कटेगा, 16 से नहीं कटेगा, 17 से एक बार देख लेते हैं। 17 से यदि भाग दें हम लोग, तो 17 चौका 52, सॉरी 17 का 17 17 51, 17 चौका 68। ठीक है, 17 चौका 68 हो गया ये। 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा, 2, 17 51, 1 बचा, फिर 1 बचा 9, 17 से कट जा रहा है। ठीक है, 17 से कट जा रहा है, तो हम
लोग 17 से एक बार भाग दे करके देख लेते हैं बढ़िया से। 17 से भाग देंगे किसमें, 74 29 में, तो ये हो गया 17 चौका 68, तो हो गया कितना 6 62, 17 तिया 51, ठीक है 17 तिया 51, तो 62 में से 51 घटा देंगे तो बचेगा 1 1 9 17 7 119, 437, 437 सब 17 से घटेगा, 17 के नीचे तो किसी से नहीं कट रहा, ठीक है ना, तो 17 से काट के देखते हैं, तो 17 दूना 34, 437 17 34, तो ये 13 में से 4 गया तो 9 7 97 13, फिर 17 में 97 तो है नहीं, 13 7 91 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 17 गुना 437। देख लीजिएगा आप लोग, यदि और ये कटा और इसमें भाग लगा तो एक बार और गुणनखंड बढ़ा देंगे, नहीं लगा तो 437 पर ही रुक जाएगा, ठीक है। चलिए इतना हम लोग कर लिए। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCM गुना LCM है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, पहले हमको LCM और HCF निकालना है, फिर जांच करके बताना है कि LCM गुना HCF जो है वो सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो पहला जो प्रश्न है हमारे पास वो है कि पहला प्रश्न है 26 और 21, 26 और 21 नहीं 91 है, ठीक है। तो 26 का यदि हम लोग करेंगे तो 2 गुना 13, 91 का करेंगे तो कितना होगा 13 7 91, 7 गुना 13, ठीक है। LCM यदि हम लोग निकालते हैं तो 2 गुना 7 गुना 13 आएगा। HCF यदि हम लोग निकालते हैं तो कितना आता है हमारे पास 13 आएगा, क्योंकि 13 ही कॉमन है दोनों में, ठीक है। LCM हम लोग किसका निकालते हैं, LCM निकालते हैं कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब हो गया गुणज, ये जितनी भी संख्याएं होगी ना, जितना आवर्ती होगा उस सब संख्याओं को लिखना है। तो एक बार 2 है तो एक बार 2 लिख लिए, एक बार 7 है तो एक बार 7 लिख लिए, 13 है दोनों में एक एक बार है तो एक ही बार 13 लिखेंगे, ठीक है। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर मतलब जो उस दोनों में हो, तो सिर्फ उसी को लिखना है जो दोनों में है, तो दोनों में सिर्फ और सिर्फ कितना है 13 है, तो सिर्फ 13 को लिखेंगे। तो LCM हो गया इतना, ठीक है, और HCF हो गया सिर्फ और सिर्फ कितना 13। अब हमें कह रहा है चुनने के लिए, बताने के लिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो HCF गुना LCM है कि नहीं है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, अब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, तो दो संख्याओं का गुणनफल निकालते हैं तो कितना 26 गुना 91, 26 गुना 91, ठीक है। ये हो गया दो संख्याओं का गुणनफल। चाहे तो आप इसको गुना करके लिख भी सकते हैं, और LCM गुना HCF तो बराबर कितना हो जाएगा, ये हो गया LCM हमारे पास 2 गुना 7 गुना 13, 2 गुना 7 गुना 13, और HCF हमारे पास कितना है गुना 13, ठीक है। 2 गुना 7 गुना 13 गुना 13। अब हम लोग निकालते हैं इसका, यदि हम लोग एक बार तोड़ दें तो आपको हम बता कर दिखा दे रहे हैं। 2 गुना 13 लिख सकते हैं इसको, अब गुना में कितना लिख सकते हैं इसको 91, यानी कि 2 13 7 91, 7 गुना 13। अब देखिए टोटल चीज इसमें भी है, या इसी को हम इतना लिख सकते थे, 2 गुना 13 को लिख सकते हैं 26, गुना 7 गुना 13 को लिख सकते थे 91। चाहे इसको इस रूप में लिख दीजिए, चाहे इसको इस रूप में लिख दीजिए, इसको गुना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब हमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग देख के बता सकते हैं कि दोनों बराबर है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि हैंस दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा कितना LCM गुना HCF। यही हमको क्या करना था, दिखाना था कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो LCM गुना HCF होता है कि नहीं होता है।
ठीक ना। तो इसको हमको चेक करना था, तो ये हमको लिखना है, इस तरीके से हमको दिखाना पड़ेगा ये कि हमने क्या कर दिया है, अब दिखा दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुना एचसीएफ है या नहीं है। ठीक है, यहाँ देखिए गुना करने की जरूरत नहीं है, आप गुना करके चाहे तो लिख भी सकते हैं एक संख्या के रूप में, यहाँ गुणनफल निकाल करके हम लिख भी सकते हैं, लेकिन उतना कैलकुलेशन में क्यों फंसना है। जब हम वो तोड़ करके आ सकता है, छोटा करके हमारा रिजल्ट आ सकता है, तो हम तोड़ कर गुना करने क्यों जाएं उतना बड़ा संख्या को। फिर यहाँ भी हमको गुना करना आएगा, संख्या तो वही आने वाला है। ठीक है, तो हम क्यों उतना गुना करने जाएं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 510 और 92 है, और 336 और 54 है, इस दोनों को हम आपके लिए छोड़ देते हैं क्योंकि सेम क्वेश्चन है, सिर्फ इसी तरह का क्वेश्चन है, यही प्रोसेस करना है। 510 और 92 का क्या करना है, गुणनखंड कर लेना है। गुणनखंड करने के बाद एलसीएम निकाल लेना है, फिर एचसीएफ निकाल लेना है। एचसीएफ निकालने के बाद दोनों संख्याओं का गुणनफल कर लेना है। ठीक है, दोनों संख्या जो होगा 500 कितना है, 510 और 92, 510 गुना 92 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम गुना एचसीएफ जो है 2 गुना 7 गुना 13 होता है, तो इसके जगह पे आ जाएगा कितना, जितना उसका एलसीएम और एचसीएफ आएगा उतना लिखा जाएगा वहाँ पे। समझ रहे हैं ना। तो ये इसी तरह का सेम प्रश्न है, तो आपके लिए भी कुछ होना चाहिए, तो इसीलिए हम इन दोनों प्रश्नों को आपके लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करें, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अभी तक तो हम लोग वही कर रहे थे ना, अब कह रहा है फिर से, जो कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से कितना है, तो 12 है, 15 है और 21 है, 15 है और 21 है, इसमें 2 2 था, अब 3 3 है, तो इसमें निकालना है हमको कितना, 12, 12 का 2 गुना कितना होगा, 2 गुना 3, 12 का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड इतना ही होगा ना, 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, 15, 15 का कितना होगा, 3 गुना 5, 21 का कितना होगा, 3 गुना 7 होगा ना, 21 का 3 गुना 7। ठीक है, स्पीड हो रहा है, स्पीड नहीं हो रही है, नॉर्मल स्पीड है हमारा। ठीक है, 12 का, 15 का और 21 का हमको क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो 12 बराबर हो गया कितना, 2 गुना 2 गुना 3, 15 बराबर हो गया 3 गुना 5, 21 बराबर हो गया 3 गुना 7। ठीक, तो अब यदि हम लोग एलसीएम लिखेंगे, पहले एलसीएम ही निकाल लेते हैं। तो एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल में देखिए कॉमन मल्टीपल किस किस में आया है, तो 2 गुना 2 इसमें है। ठीक है, तो 2 गुना 2 तो लिखा ही जाएगा, 1 1 3 तीनों में है तो 1 ही 3 लिखाएगा, 5 इसमें है तो 5 लिखाएगा ही, 7 इसमें है तो 7 लिखाएगा ही। तो ये हमारा एलसीएम हो गया 12 15 21 का। यदि हम लोग इसको पूरा पूरा कैलकुलेट करके लिख दें, तो कैलकुलेट करके लिखेंगे तो ये हो गया 4 या 12, 12 पंचे 60, 60 छक्के 6 7 42, यानी कि हो गया 420। ठीक है, ये हमारा हो गया कौन सी, एलसीएम। अब एचसीएफ, एलसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये जो हमारा फैक्टर निकला है, इसमें कॉमन कौन कौन सा है, तो कॉमन देखिए 3 है जो तीनों में है, बाकी और कुछ है जो तीनों में है, 2 तीनों में नहीं है, 5 तीनों में नहीं है, 7 भी तीनों में नहीं है, तो हमारा हो जाएगा ये और ये। ठीक है, एक और निकालते हैं, चलिए एक और निकाल देते हैं, मज़ा आ रहा है। दूसरा, कैलकुलेशन करने में हमको भी मज़ा नहीं आता है। ठीक है ना, कॉन्सेप्चुअल चीज़ होता है ना, तो उसको पढ़ने में, पढ़ाने में, हर चीज़ में मज़ा आता है। कैलकुलेशन पार्ट आ जाता है तो मेरा दिमाग का दही हो जाता है। 17 23 29 है, 17 है, 23 है और क्या है 29 है, तो 17 का करेंगे तो 1 गुना 17, 23 का करेंगे तो 1 गुना हो जाएगा 23, 29 का करेंगे तो 1 गुना हो जाएगा 29। एलसीएम निकालना है, तो 17 गुना 23 गुना 29, एक को लिखें चाहे नहीं लिखें, बात बराबर है। ठीक है, एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि इसमें और कुछ है ही नहीं ना,
अभाज्य संख्या है ये पहले से ही, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, क्योंकि इसमें किसी और संख्या से तो भाग ही नहीं लगता है, तो अभाज्य गुणनखंड तो होगा ही नहीं ना इसका। तो उसी संख्या से क्या करना पड़ेगा, गुना करे पर HCF। अब हम एक क्यों लिखें, यहाँ पे पता चलेगा इन तीनों में कॉमन क्या है, एक कॉमन है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया होगा कि जब भी अभाज्य संख्या रहेगा तो उसका HCF हमेशा ही एक होता है। ये नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए बढ़िया से, ठीक है। नोट बना करके लिख लीजिए कि अभाज्य संख्याओं का मौसो यानी कि HCF कितना होता है, एक होता है, ठीक है। अभाज्य संख्याओं का मौसो एक होता है, याद कर लीजिएगा, अभाज्य संख्याओं का मौसो एक होता है, ठीक। चलें 8, 9, 25 का निकाल लीजिएगा, अब छोड़ देते हैं आपके लिए। चौथे प्रश्न में आते हैं, इसमें कह रहा है कि HCF 306 657 बराबर 9 दिया हुआ है। अब यहाँ से थोड़ा कुछ जो है अनडिफाइंड वगैरह, सॉरी, जो अननोन है, जो उसका हमें जानकारी नहीं है, उसको निकालना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ से अब जरा हम लोग देखते हैं कि यहाँ से क्या क्या ज्ञात करना है हमें, ठीक है। चौथा हम कह रहे हैं 306 और 657 का HCF दिया है 9, HCF 306 और 657 का दिया हुआ है 9। ये चौथा प्रश्न है दोस्तों। LCM दिया है 306 और 657, ज्ञात करना है, ठीक है। LCM जो है 306 और 657 बराबर 1। तो हम लोग जानते हैं कि LCM गुना HCF बराबर होता है A गुना B, ठीक है। तो LCM तो हमारे पास नहीं है, HCF है हमारे पास कितना, 9 बराबर A है हमारे पास 306 और B है 657। LCM बराबर कितना हो जाएगा, 306 गुने 657 और बटा में भाग दे देंगे 9 से। यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। यहाँ लिख दीजिएगा, हम जानते हैं कि, इतना लिख लीजिएगा, इसीलिए दीजिएगा यहाँ पे साइंस हैंस का, और फिर इसके बाद आगे का प्रोसीजर लिख डालना है। 9 से देखिए कटने वाला है, ये 9 से इसको काट भाग देंगे तो कितना होगा, 9 तिया 27, ठीक है। तो बच जाएगा 3 36, 9 चौका 36, 34 बार में ये कट जा रहा है। अब 657 को 34 को गुना कर देंगे, तो LCM बराबर कितना हो जाएगा, 34 और गुना 657, इसको गुना करके जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। गुना भी कर दें, नहीं करेंगे गुना भाई, आप लोग करते रहिएगा गुना, ठीक है। प्रोसीजर समझ में आया, प्रोसीजर ही समझना है। थोड़ा बहुत जो हम कैलकुलेशन छोड़ते जा रहे हैं वो आपके दिमाग के एक्सरसाइज के लिए छोड़ते जा रहे हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि हमको गुना नहीं आता है, गुना नहीं आता तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, ठीक ना। हमको गुना आता है, हम गुना कर सकते हैं, पर करेंगे नहीं, क्योंकि वो आपके लिए छोड़ के रखे हैं, क्योंकि ताकि आपको वहाँ पे कुछ करने को मिले। यदि नहीं सबका सब हम कर देंगे तो आप सीधा सीधा छाप लीजिएगा, छाप लीजिएगा तो फिर समझिएगा नहीं, छापना नहीं है। आप जीरोक्स मशीन नहीं है, ये याद रखिएगा कि आप जीरोक्स मशीन नहीं है, आपको प्रोसेस करना होगा, ठीक है ना, आपको प्रोसेस करने आना चाहिए। तो चौथा प्रश्न हो गया। 5वें प्रश्न पे चले। यहाँ पे थोड़ा सा और भी समझने वाली बात है, समझते हैं यहाँ पे हम लोग 5वें प्रश्न को। इसमें कह रहे जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक जो है वह 0 पर समाप्त हो सकती है, 0 पर समाप्त हो सकती है। उसके लिए हमको जांच करना है। जांच करने से पहले आपको जो है ये लिख लेना है, क्योंकि हम एग्जाम्पल में इसको सॉल्व करवा चुके हैं, ठीक है। अब जरा हम लोग 5वें प्रश्न को देखते हैं। इसको हम बड़ा आराम से देखेंगे, यहाँ समझने वाली बात है तो इसको अच्छे से देखेंगे, गौर से देखेंगे, ध्यान से, ठीक है। तो ध्यान से सुनना है इस बात को पूरा, बढ़िया से आवाज़ बढ़ा लीजिएगा। कि लिखा हुआ है 6 का पावर n, कितना लिखा हुआ है, 6 का पावर n, और कह रहा है इसके बारे में कि क्या यह जो अंक है, अंक 0 पर समाप्त होगी, समाप्त होगी, ठीक है।
कह रहे क्या अंक शून्य पर समाप्त होगी, कौन सा, तो 6 का पावर n। अब जरा हम लोग देखते हैं, हम लोग पीछे चेक किए हुए हैं, हम लोग पीछे एक बात हम लोग सीखे हुए हैं। क्या सीखे हुए हैं कि जो शून्य पर समाप्त होते संख्या है, यानी कि 10 होगा, उसमें 100 होगा, 1000 होगा, तो इसमें 2 गुना 5 होगा, इसमें 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 होगा, है ना। तो हम लोग जितना 0 होता है उतना 2 5 का पेयर होता है, युग्म होता है। 2 और 5 का युग्म उतना होना चाहिए उसमें, तभी 0 आएगा। 0 आने के लिए क्या होना चाहिए, 2 और 5 का युग्म होना चाहिए। अब 2 और 5 के युग्म होने के लिए इस 6 का पावर जो n संख्या है उसमें होना चाहिए, 6 का पावर मल्टीपल में। ठीक है, चलिए यहाँ हम लोग देखते हैं किसी भी संख्या का पावर जो लिखते हैं, जैसे मान लीजिए 2 का पावर 4 है, इसको मतलब क्या होता है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार 2। 3 का पावर 4 है, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। 6 का पावर 4 है, 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6। 4 के बदले में आप कुछ भी लिख सकते हो। 6 का पावर 10 है, तो 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 6 इतने होते हैं। इस तरीके से लिखा जाता है। किसी का पावर 7 का पावर 1 है तो 1 बार 7 लिखा जाएगा। 7 का पावर 2 है तो जितना पावर रहेगा उतना बार उसको गुना करते हैं हम लोग। 6 का पावर n है, ये सब समझाने के लिए किए हैं, ठीक है ना। सवाल में इसको नहीं लिखना है, ऐसा नहीं कि आप लोग इसको भी सवाल में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो जितना पावर होता है उतना बार उस संख्या को क्या करते हैं हम लोग, गुना करते हैं। 2 चीज तो पहले आप समझ गए कि शून्य आने के लिए 2 और 5 का युग्म होना चाहिए। आप एक लाइन कहीं पर लिख लीजिए, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि पावर जो होता है उस संख्या का गुणज होता है, उस संख्या का मल्टीपल होता है, मतलब उतनी बार वो संख्या होता है, बारंबार गुना होता है। तो 6 का पावर यहाँ पे कितना है, n है, ठीक है। 6 का पावर n है। इसका मतलब ये हो गया कि 6 को कितना बार लिखना है, 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 n बार लिखना है। n बार यदि हम लोग लिखेंगे तो देखिए 6 का गुणन में इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 n बार, जितना पावर है उतना बार। इसमें 2 है 3 है, तो हम लोग इतना क्यों लिख रहे हैं, हम लोग को इतना लिखने की जरूरत है नहीं है जरूरत, क्या करने की जरूरत है, ये भी हम समझाने के लिए किए थे। अब यहाँ से लिखना है आपको, 6 का पावर n है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3 और उसका पावर n। और यदि फिर से इसको हम लोग इसको तोड़ेंगे तो 2 का पावर n गुना 3 का पावर n। इसके गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में कहीं भी 5 है, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। तो यहाँ पर लिखना है चूंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 तो है परंतु 5 नहीं है, ठीक है। चूंकि किसी भी संख्या के शून्य पर समाप्त होने के लिए उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुना 5 का
का युग्म होना चाहिए, ठीक है, और इसमें नहीं है, इसीलिए 6 के पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। इसीलिए क्या होगा, 6 का पावर जो n है वो कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे इतना। एक बार हमने पिछले वीडियो में भी इसको करवाया हुआ है, तो आप लोग इसको फिर से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न हमारा कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और इतना भाज्य संख्याएं क्यों है। इतना हो गया, इसको मिटाते हैं, साफ करते हैं और 6 प्रश्न पर चलते हैं। छठा प्रश्न, 2 ही प्रश्न और बचा हुआ, छठा और 7वां, है ना। उसके बाद हमारा समाप्त हो जाएगा ये एक्सरसाइज। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा बच्चों। बच्चों कहना हमें अच्छा नहीं लगता है, आप लोग बच्चे नहीं हैं, इसीलिए दोस्तों कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है ना। चलिए, 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, छठा प्रश्न कह रहा है कि ये भाज्य संख्या है कि नहीं है, उसको चेक करना है। प्रश्न पढ़िएगा आप लोग बार बार, हम पढ़ रहे हैं आप भी पढ़िएगा। कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 तथा 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना नहीं, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस में है 5, ठीक है। प्लस में क्या है, 5 है, और इसे कह रहा है कि ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, ये आप हमें पता करके बताइए। ये दोनों संख्याएं कैसी संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं। कैसे पता करें कि ये भाज्य संख्या है कि नहीं है। एक काम कर लेते हैं हम लोग, कुछ दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। दिमाग लगाते हैं, यहाँ पे प्लस में 13 है, इसको कुछ भी गुना करके उसमें 13 हमको जोड़ना है, ठीक है। यहाँ प्लस में कितना है, 5 है, यहाँ कुछ संख्या को गुना करके 5 उसमें जोड़ना है, ठीक है, तब ना उस संख्या में आएगा। लेकिन उससे पहले हम लोग एक चीज और नोटिस करते हैं कि देखते हैं कि जिस संख्या को जोड़ना है हमें बाद में, वही संख्या गुना में भी है। जो संख्या हमें जोड़ना है बाद में, जो संख्या हमें जोड़ना है बाद में, वही संख्या देखिए गुना में भी है, वही संख्या देखिए गुना में भी है ना। तो हम क्यों नहीं ऐसा करते हैं कि हम उस संख्या को ही गुणन के रूप में लिख लेते हैं, उस संख्या के गुना के रूप में लिख लेते हैं। इस 13 को छोड़ देते हैं, इसको गुना कर लेते हैं, तो 11 सत्य कितना हो गया, 77 गुना 13 और प्लस में हो गया 13, इतना लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पहले हम लोग शॉर्ट में समझा दे रहे हैं, ठीक है। उसको भाषा हम बाद में दिखा देंगे कि कैसे लिखना है भाषा में, ठीक है। इसको यदि हम लोग देखें तो 7 से कितना होता है, 42 गुना 5 और गुना 4 के कितना हो गया, 12 गुना 24, ठीक है। अब प्लस में हो गया 5, इतना हो गया ना। चलिए इसको और एक बार सॉल्व करते हैं। तो 24 और 42 को गुना कर सकते हैं हम लोग, नहीं कर सकते हैं, या 24 गुना 42 और गुना हो गया 5 और प्लस में हो गया 5, ठीक है। इसको यदि हम लोग गुना कर दें 24 और 42 को, तो कितना हो जाएगा, ये 24 और 42 को गुना करते हैं, 4 दूनी 8 होता है, 2 दूनी 4, 4 चौको 16, 16 और 4 कितना होता है, 20, 20 का होता है 0, ठीक है। 20 का क्या हो गया,
जीरो हो गया, बच गया कितना, 2, 4 दूनी 8 और 2 हो गया 10, 1008 हो जाता है। 1008 गुना 5 प्लस 5, ठीक है। अब देखिए कि इतना, मान लीजिए इस 5 के जगह पे यदि x होता तो आप क्या करते हैं, इस 5 के जगह पे, चलिए कुछ देर के लिए हम लोग x लिख देते हैं, x होता और प्लस x होता है तो क्या करते हैं, ये 1008 x हुआ और प्लस x, तो एक x इसमें जुड़ जाएगा तो 1009 x हो गया। इस x के जगह पे 5 है लिखा हुआ तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा, इसके जगह पे 5 लिख देते हैं तो इतना 5 हो गया, गुना 5 प्लस 5 प्लस 5, 1008 वो था, एगो और आ गया तो 1009 गुना 5, 1009 को 5 से गुना कर देंगे, एगो 5 बढ़ गया ना। अब जैसे देखिए कि 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, 5 को हम क्या बार 1 2 3 4 5 बार जोड़ते हैं तो इसको 5 गुना 5 नहीं लिख सकते हैं, 25, 5 5 10 5 15 20 5 25, देखिए 5 25 आता है ना वही रिजल्ट। सेम काम यहाँ पे 77 को 13 है, एगो 13 और आ जाएगा तो 78 गुना 13 नहीं हो गया, होगा कि नहीं हुआ बताइए, 1009 गुना 5 नहीं हो गया है? अब 1009 गुना 5 हो गया, ये 78 गुना 13 हो गया, तो इसमें तो और भाग लग जाएगा, 13 छक्के 78 हो जाता है, ठीक है। तो 2 हो जाएगा गुना 3 हो जाएगा गुना 13 गुना 13 हो जाएगा, ये 78 का हो गया, ये 13 है यहाँ से, ये अब हुआ अभाज्य गुणनखंड, अब हुआ ये अभाज्य गुणनखंड। 1009 नहीं कटने वाला है, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 100 नहीं कटेगा, 19 हो जाता है, 9 के 10 हो जाता है, नहीं कटने वाला, ठीक। तो क्या जिस संख्या को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं उसको भाज्य संख्या कहते हैं, कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। अभाज्य संख्या वाले अध्याय में हमने बताया था आपको कि भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लिया ना, इसी संख्या को तोड़ करके इतना के रूप में लिख लिया गुणनखंड के रूप में। अब ये सारे के सारे अभाज्य संख्या है, इसमें जो भाज्य संख्या था 6 7 4 वगैरह सब, इस सब को हम लोग किसके रूप में लिख लिए, अभाज्य संख्या के रूप में लिख लिए हैं। तो ये हमारा क्या होगा, भाज्य संख्या नहीं होगा, ये हमारा भाज्य संख्या नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाज्य संख्या। तो इसी को हम लोग भाषा में लिखना है अब, ठीक है, इसी को कितना में लिखना है, भाषा में लिखना है। तो अब आप लोग स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, लिखना है आपको, ठीक है। अब आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है, स्टेप बाय स्टेप लिखना है, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ से पहले इसका लिखेंगे, ठीक है। तो दिया गया संख्या कितना है, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस में 13 तथा कितना है, दोनों को 7 करते जाएंगे, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस में हो 5। इसको यदि हम लोग करेंगे तो 11 सतह कितना हो गया 77, गुना हो गया 13 प्लस में हो जाएगा 13 तथा यहाँ पर लिखते जाएंगे कितना, 7 छके 42, ये कितना हो गया, 7 छके 42, 42 चौका 42 चौका कितना, 4 दूनी 8 4 चौका 16, 168 168 किया 38 24 का 4 बच गया कितना, अभी तो गुना किए थे ना जी, 1008 हुआ था ना, 1008 हुआ था गुना करके। तो इसको हम लोग सीधा सीधा गुना करके लिख सकते हैं, 1008 गुना 5 प्लस में 5, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, 78 गुना 13 तथा 1009 गुना 5, ठीक है। तो यहाँ मान लो सकते 2 गुना 3 गुना 13 गुना 13 तथा इसको तो नहीं लिख सकते हैं, तो ये ऐसे ही रहेगा। अब लिख सकते हैं, चूंकि दिए गए संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया
गया है, इसीलिए दिया गया संख्या भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। यही तो करना था, कुछ नहीं करना है बाबू, बस इतना ही बात करना था, वो हो गया। इसमें अब भी दिक्कत है, एक बार समझा दिए, एक बार लिखा दिए, बिल्कुल बिंदास में आप लोग लिखिए। 2 नंबर का प्रश्न है, आपका प्रश्न मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला है, 2 नंबर, ठीक है। अगर ये प्रश्न आया तो आप लोग पक्का छाप करके आइएगा, हमको पता है। वहाँ पे बनना है जेरोक्स मशीन एग्जामिनेशन हॉल में, दिमाग में फिट कर लेना है यहाँ पे, और एग्जामिनेशन हॉल में खटाक 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 जो है वो छाप के आना, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम लोग 7वें प्रश्न पे। चलिए, 7वां जो प्रश्न कह रहा है, कह रहे किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कह रहे कोई खेल का मैदान है, उसके चारों ओर क्या है, एक वृत्ताकार पथ है, इस तरह का, ठीक है, वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। सोनिया को मान लेते हैं कि यहाँ से वो चक्कर लगाना शुरू करती है एस, और इस होकर के चक्कर लगाती है, और लगा करके यहाँ पर जब पहुँचती है तो वह 18 मिनट में पहुँच जाती है। एस को चक्कर लगाने में कितना लगता है, 18 मिनट, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, लेकिन रवि यहीं से चलना शुरू करेगा, आर उसको कितना लगता है, 12 मिनट लगता है। रवि को कितना लगता है, 12 मिनट लगता है। अब कह रहा है कि मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब कह रहा है कि यह दोनों जो है एक ही समय चलना शुरू करता है और एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलना शुरू करता है, तो जिधर हम एरो लगाए हैं उसी के डायरेक्शन में चलना शुरू करता है। तो अब जब ये इसी के डायरेक्शन में इसे चलना शुरू करेगा इस तरीके से, तो रवि चलेगा तो रवि 12 मिनट में यहाँ पहुँच जाएगा, लेकिन सोनिया जो 12 मिनट में यहाँ नहीं पहुँचेगी, वो पीछे ही रह जाएगी। 18 मिनट में उसको यहाँ पहुँचना है, तो 6 मिनट जो उसको एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है सोनिया को, तब तक 6 मिनट में रवि फिर आगे आ जाएगा। तो ये दोनों मिलेगा कभी, इस पॉइंट पे मिलेगा कभी, रास्ते में तो चूंकि गोलंबर है तो ये मिल ही जाएगा, लेकिन इस पॉइंट पे कभी मिलेगा। तो कब मिलेगा, पहली बार, एक बार जब वो प्रारंभ करती है तो कितने समय बाद वे पुनः जो है इसी स्थान पे आकर के मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है पुनः कह रहा है कितने समय के बाद आकर के मिलेगा, तो देखते हैं हम लोग कितने समय आकर के बाद मिलता है। तो 12 है, ये 12 मिनट में रवि चक्कर लगाता है, तो रवि चक्कर लगाता है कितना में, 12 मिनट में। और सोनिया चक्कर लगाती है कितने में, सोनिया चक्कर लगाती होगा ना, यहाँ पे लगाती है 18 मिनट में। तो दोनों पुनः कब कब मिलेगा, जब इसका मल्टीपल आएगा, गुणज, यानी कि ऐसा गुणज आना चाहिए जो 18 और 12 दोनों का गुणज हो, ठीक है। तो दोनों का पुनः एक ही स्थान पर मिलने का समय बराबर एलसीएम जो होगा वह 12 और 18 का होगा।
वही तो हम लोग एलसीएम निकालते हैं ना। जब हमको क्या करना होता है, मल्टीपल निकालना होता है, गुणज निकालना होता है कि ऐसा कौन सा समय है कि 12 और 18 दोनों में है, ठीक है, ताकि कुछ चक्कर लगाने के बाद 18 भी यहाँ आ जाए, कुछ चक्कर लगाने के बाद 12 भी यहाँ पे पहुंच जाए। तो एक कॉमन बिंदु निकालना पड़ेगा ना, ताकि जो है वो मिलेगा। तो उसी स्थान पर मिलने के लिए कॉमन पॉइंट चाहिए, कॉमन पॉइंट निकालने के लिए कॉमन टाइम चाहिए 18-12 का। तो 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, तो इसके लिए हमको 12 का जो हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3, और 18 का जो हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3। तो एलसीएम जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, एक तो 2 आ जाएगा, 2 गुना 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 ठीक है। तो 4 और 9 9 चौका कितना हो गया, 36। तो 36वें सेकेंड के बाद, मिनट के बाद जो है वह दोनों एक ही स्थान पर मिल जाएगा। तो इसीलिए लिख देना है कि प्रत्येक 36 सेकेंड पर दोनों जो है पुनः जो है एक साथ आकर के मिलेगा, ठीक है। कितने समय बाद, तो 36 मिनट के बाद जो है वह दोनों एक साथ आकर के मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये चैप्टर भी हमारा यहाँ पे हो जाता है समाप्त। मिलते हैं आपको अगले चैप्टर में 1.4, जिसमें कि हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो है इसका वो करेंगे। और उसमें जो है जैसे कि अपरिमेय को सिद्ध करना है कि अपरिमेय कैसे है, उससे पहले एक हम लोग परिमेय पढ़ेंगे, परिमेय नहीं, प्रमेय पढ़ेंगे, थ्योरम पढ़ेंगे। उस थ्योरम में जो है हम लोग उसको सिद्ध करना सीखेंगे, थ्योरम को समझेंगे, और फिर जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले, नमस्कार, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। देखते रहिए और जरूर जरूर चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है ना। इतना कर दीजिए, धन्यवाद।